हाय एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के, नैपफिट के अंदर अकाउंट्स की जो वैकेंसी आई है उसका सिलेबस एंड रेलटेल के अंदर जो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस की डिटेल में बात करेंगे। सिलेबस से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी और डेट्स। तो रेलटेल में आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट पे अगर आप इस एज रेंज में फॉल कर रहे हैं और आपके पास MBA फाइनेंस की डिग्री है। एक्सपीरियंस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है और लास्ट डेट इसकी 11 नवंबर 2023 है। बात करें नैपफिट की अकाउंट्स की वैकेंसी के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको MBA फाइनेंस है तो आप एलिजिबल हो, या फिर आप CA हैं, CW हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर आपके पास मैनेजमेंट डिप्लोमा है, पर स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस में ही होनी चाहिए। एक पॉजिटिव बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 है और मैक्सिमम 32 है, तो काफ़ी सारे लोग इसके अंदर फॉल कर रहे होंगे। 32 ईयर्स तक भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 नवंबर 2023। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो रेलटेल के अंदर 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन है और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। यहाँ पे 150 में से 100 मार्क्स का आपका प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, जिसका सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के 50 में आपका जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। बात करें नैपफिट अकाउंट्स की, यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज में 40 क्वेश्चंस आएंगे जो 60 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका पेपर है। तो चलिए अब सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नैपफिट अकाउंट्स के अंदर कोई सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो हमें सजेस्टिव सिलेबस पे जाना होगा। सजेस्टिव सिलेबस में आप पहले अकाउंटिंग में पढ़ सकते हैं बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यानी कि मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल। अकाउंटिंग प्रोसेस का आपको अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पूरा अकाउंटिंग होता कैसे है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेके लास्ट में कम्युनिकेशन तक। जर्नल एंट्रीज कैसे होती है उसका आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट का भी आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज अपनी बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करती हैं उसका आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि रेशो एनालिसिस, इसका आपको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो सबसे पहले आपको AS2, AS9 और AS10 को कवर करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन AS से आते हैं। उसके बाद आपको दूसरे AS भी कवर कर लेने चाहिए। कोर्स के अंदर सारे ही AS और इंड AS कवर्ड है, तो IXMB के कोर्स में सारे ही AS और इंड AS कवर्ड है, पर आपको पहला फोकस इन 3 पे देना चाहिए। ये कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरे AS पे मूव करना चाहिए। बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस के अंदर आपको पढ़ना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर आप इन दोनों टॉपिक्स के बाद कवर कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ लिवरेजेस लाइक ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको नॉलेज होना चाहिए। बात करें कॉस्टिंग की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर BEP एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और PV रेशो का कॉन्सेप्ट, ये आपका बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा आता है। उसके बाद आप ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग पढ़ सकते हैं कि कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे डिफरेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ओवरव्यू ऑफ कॉस्टिंग में आपको काफी सारी कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज सिखाई जाएंगी। उसके बाद आप मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पे आ सकते हैं। यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन सारे मेथड्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल हैं, इसका आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल एंड एनालिसिस। तो कॉस्ट कंट्रोल में आपका आता है बजटरी कंट्रोल और एनालिसिस पार्ट में आपका आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इन दोनों टॉपिक्स का भी नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है। फिर ऑडिटिंग के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, देखिए एक अकाउंट्स प्रोफाइल है और अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद आपको ऑडिटर को असिस्ट करना ही रहता है, तो आपको ऑडिटिंग का भी नॉलेज इसके अंदर होना चाहिए। ऑडिटिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इन सब में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ऑडिट और इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। फिर प्लानिंग और प्रोग्रामिंग में क्या फर्क होता है ऑडिट की, और एज अ होल ऑडिट का पूरा कंडक्ट कैसे हो सकता है, ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है। फिर आते हैं हमारे इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट, इन तीनों में क्या फर्क होता है, इंटरनल ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट रहती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया ऑडिट ऑफ कंपनीज और कारो। ऑडिट ऑफ कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस होते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट रिलेटेड, और ऑडिटर लास्ट में अपना रिपोर्ट कैसे देता है, उसका रिपोर्ट का ऑर्डर क्या होता है। ऑडिट ऑफ कंपनीज में C&AG वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर बात करते हैं टैक्सेशन की, क्योंकि आप एक अकाउंटिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं तो आपको टैक्सेशन से बिल्कुल वेल वर्स्ड होना चाहिए। इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के अंदर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सारे हेड्स का, स्पेशली सैलरी हेड का आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फाइलिंग ऑफ रिटर्न हो गया, TDS और TCS एडवांस टैक्स, ये वाला टॉपिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। TDS TCS एडवांस टैक्स, सैलरी,
ये दोनों टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसके अंदर बेसिक्स ऑफ जीएसटी, सप्लाई कौन कौन से तरीके होती है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका, आईटीसी के प्रोविजंस, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न रिलेटेड प्रोविजंस भी आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं रेलटेल के सिलेबस का, जो कि गिवन है। इसमें आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस आने चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा ऑपरेशन आपको समझ में आना चाहिए और अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट दोनों का आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए फ्रॉम द कंपनीज एक्ट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। जनरल तो आपको दोनों में डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कंपनीज एक्ट उनके बारे में क्या क्या प्रोविजंस बोलता है वो भी आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। कैपिटल एंड रेवेन्यू बजटिंग, यहाँ पे आपका एक तो बजटरी कंट्रोल और आपका कैपिटल बजटिंग, ये दोनों टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंपनीज एक्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या प्रोविजंस है, रोल ऑफ सीएजी इन पीएसयू, तो ऑडिटिंग के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि सीएजी का पीएसयू के अंदर क्या रोल रहता है, उसके क्या प्रोविजंस होते हैं, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और वो सारे प्रोविजंस हम ऑडिटिंग के अंदर इसके पढ़ेंगे। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शेड्यूल 3 के हिसाब से कंपनीज एक्ट के अंदर बैलेंस शीट और पीएनएल और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्री। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कवर करना चाहिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थोड़े एडिशनल टॉपिक्स हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कवर करवाएंगे कोर्स के अंदर। फिर आता है आपका कॉस्टिंग और कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्टिंग के अंदर आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए और मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर इंपेयरमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर, ये स्पेसिफिकली रेलटेल के हिसाब से डाला गया है। इंपेयरमेंट का क्या कॉन्सेप्ट रहता है और वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में कैसे ऑपरेट होता है। फिर इनकम टैक्स लॉस के अंदर मैंने आपको बता ही दिया अभी इससे पहले वाली स्लाइड में कि इनकम टैक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वापस से यहाँ पर 2, 9 एंड 10 के अंदर आपको मेजर फोकस रखना है। 2 होता है इन्वेंट्रीज का, AS 9 होता है रेवेन्यू का और AS 10 होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इसके रिस्पेक्टिव इंड AS भी आपको आने चाहिए जो कि आपको कोर्स में भी कवर करवाए जाएंगे। फिर बात करें जीएसटी लॉस की, तो जीएसटी लॉस के अंदर भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक टू रेलटेल और कंपनीज एक्ट 2013 का आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारा था हमारा सिलेबस, सजेस्टिव सिलेबस नैपफिट का और रेलटेल का। अब बात कर लेते हैं सैलरी की, तो रेलटेल के अंदर आपका सीटीसी होगा अप्रॉक्स 9 लाख का और नैपफिट के अंदर आपका होगा 14.8 का। इसके अलावा आपको बोनस भी दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस बेसिस पे। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट नैपफिट अकाउंट्स और रेलटेल दोनों का ही कोर्सेज और फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो आप हमारी साइट पे आ सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अगर आपको गाइडेंस की नीड है तो आप कोर्स भी बाय कर सकते हैं। ज्वाइन iExamBee एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।